हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम पॉलिटी पढ़ रहे थे और उसमें हमारा पहला टॉपिक था भारत में संवैधानिक विकास। उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़ रहे थे, उसमें से अभी कुछ बाकी है इंपॉर्टेंट एक्ट, उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। कल हमने देखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बनाई गई थी और कुछ जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो एक्ट बनाए गए थे उसके बारे में हमने देखा था। और कल का जो हमारा आखिरी एक्ट था 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर क्या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसके आगे देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो संबंधी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स, इसका जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो हमारा पहला पॉइंट है 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमने कल पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ने वाले हैं। तो 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की गई थी। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है या फिर कहें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है, इसकी समीक्षा की गई 10 वर्ष बाद। और 1927 में क्या किया गया, साइमन कमीशन का निर्माण किया गया। इसकी समीक्षा के लिए 1927 में क्या किया गया, साइमन कमीशन का निर्माण किया गया और इसको भारत में आया 1928 में बॉम्बे में आया था। यानी कहता है कि 1927 में जो है साइमन कमीशन किसके लिए आया था, तो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसकी समीक्षा के लिए आया था। और यह भारत में कब आया था, तो यह 1928 में बॉम्बे में आया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। स्थापना हुई थी साइमन कमीशन की 1927 में और 28 में यह भारत में आया था। और इसमें 7 सदस्य थे और सातों के साथ क्या थे, अंग्रेज थे। इसलिए यह इसके विरोध में क्या किया गया, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। और इसी का विरोध करते हुए जो लाला लाजपत राय, उनको लाठीचार्ज की गई। उसके बाद कुछ समय बाद इनकी तबीयत खराब होने के बाद इनकी देहांत हो जाती है। तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इन पर लाठीचार्ज किया गया था और साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा भारत का सरकार अधिनियम 1935। ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने कल 1919 का देखा था, 1909 का एक्ट देखा था, उसी प्रकार ये भी इम्पोर्टेंट है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। और इसका जो है संविधान में बहुत बड़ा जो है आपका प्रभाव रहा है या फिर कहें इसकी जो है साझेदारी रही है हमारे संविधान को बनाने में। यानी यूँ कहें कि भारत के संविधान में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, तो वो रहा है भारत के 1935 का अधिनियम। ये भारत सरकार 1935 का जो अधिनियम है, इससे जो है सर्वाधिक योगदान रहा है किसमें, भारत के संविधान में। यानी यूँ कहे कि जब भारत संविधान नहीं बना था, जब संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले देश का जो प्रशासन है किस प्रकार चलाया जा रहा था, वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन चलाया जा रहा था। और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य हुए थे इसको भी हम देखने वाले हैं। और सर्वाधिक अनुच्छेद जो है भारत के संविधान में यहीं से लिया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। पहला पॉइंट आपको इसमें नोट कर लेना है कि संविधान में सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा है। वही बात हमने बताया है कि सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा है, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम का। और अगला कि प्रांत में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। जो 1919 का जो अधिनियम था उसके अधीन जो प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया 1935 के जो है भारत सरकार अधिनियम के तहत। और केंद्रों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया, प्रांतों से हटा के केंद्र में कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो 1919 का जो आपके एक्ट आया था उसमें जो प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था वो कब समाप्त किया गया था, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया और केंद्र में इसको लागू कर दिया गया। और एक पॉइंट आपको ये भी नोट कर लेना है कि प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई इसके अंदर 1 अप्रैल 1937 की, ये भी आपको नोट कर लेना है। और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र में निहित होगी, ये भी बात कही गई इसमें। जो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी, जैसे कि राज्य के पास राज्य सरकार की शक्ति होंगी, केंद्र के पास केंद्र सरकार की शक्ति होगी, लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी वो किस में निहित होगी, तो ये आपको आपके केंद्र के पास होगी, इसमें कहा गया है। और प्रस्तावना विहीन एक्ट था, मतलब इसमें जो प्रस्तावना के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, इसलिए इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो ये था आपका प्रस्तावना विहीन एक्ट था। और इसमें जो है अखिल भारतीय महासंघ का निर्माण की घोषणा की गई थी। जो आप पढ़ते होंगे अखिल भारतीय, आपका 312 आर्टिकल है जो आप पढ़ते होंगे, उसका जो है निर्माण की इसमें घोषणा की गई थी। हालांकि ये लागू नहीं हो पाया था। और फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। फेडरल कोर्ट आप देखिएगा कि जो हम कल पढ़े थे कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कोलकाता में 1774 में। और उसमें जो था वो था आपका सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं फेडरल कोर्ट की स्थापना। और यहाँ पे जो फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 में। इसमें जो चीफ जस्टिस जो थे
सर मॉरिस गोयर थे, और उसमें हमने देखा था वहाँ पे कौन थे, तो जो कोलकाता में जो बना था सुप्रीम कोर्ट, वहाँ एलिजा इम्पे था, ये भी हमने पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे थे यहाँ के फेडरल कोर्ट के जो जज थे यहाँ पे बने थे मॉरिस गोयर, उनके साथ 2 भारतीय भी थे। यहाँ पे था 1+6, यानी एक जो था चीफ जस्टिस थे और 6 अन्य सदस्य थे। तो 6 अन्य सदस्य में 2 भारतीय भी थे, ये आपको नोट कर लेना है। पहले थे आपके जैकब, दूसरे थे आपके सुल्तान। इन 2 पॉइंटों का आपको नोट कर लेना है कि जैकब आपके क्या थे, भारतीय थे, और सुल्तान 2 भारतीय थे न्यायाधीश, जो कि फेडरल कोर्ट में इनकी नियुक्ति हुई थी। और इसके विरुद्ध जो अपील होता था वो प्रिवी काउंसिल में होता था, यानी फेडरल कोर्ट का जो आपका इसके विरुद्ध आप जैसे अपील करना चाहते हैं तो कहाँ करेंगे, तो प्रिवी काउंसिल में कर सकते हैं। वो कहाँ था, ब्रिटेन में था। तो फेडरल कोर्ट के विरुद्ध आप अपील कहाँ करेंगे, जैसे आप हाई कोर्ट के विरुद्ध अगर अपील करना चाहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। उसी प्रकार फेडरल कोर्ट के अगर विरुद्ध आपको कोई अपील करना है तो कहाँ जाएंगे, तो आपको जाना पड़ेगा प्रिवी काउंसिल, जो कि उस समय ब्रिटेन में था। ये सारी पॉइंटें हमने बता दी है और ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इसमें जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसी एक्ट के तहत क्या किया गया था, आरबीआई की स्थापना की गई थी 1934 के एक्ट के तहत। और यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पे, यानी कहें इसको शाही आयोग भी बोलते हैं, उसकी सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी। और इसका जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन बने थे, तो सर ओसबोर्न स्मिथ, या फिर कहे ओ स्मिथ जो हैं इसके क्या थे, पहले गवर्नर थे। तो आरबीआई की स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई थी। और 1934 का एक्ट, ये आप ध्यान से रखिएगा, 1900 ये पूछता है कि आरबीआई एक्ट क्या है, तो आरबीआई का जो एक्ट है वो 1934 का एक्ट है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन इसको बनाया गया था, इसीलिए इसका अधीन रखा जाता है। और यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे रखा गया था। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। पहला गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ बने। और इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया। जैसे कि संघ सूची के पास कितने विषय होंगे, राज्य सूची के पास कितने विषय होंगे, और समवर्ती सूची के पास कितने विषय होंगे, इनके बारे में यही बताया गया कि सूचियों का बंटवारा किया गया और किस किस विषय पे कौन कानून बनाया गया, इसी आधार पर इसको विभाजित किया गया। तो संघ सूची के पास 59 विषय दिए गए थे, प्रांतीय सूची के पास 54 विषय दिए गए थे, और समवर्ती सूची के पास 36 विषय दिए गए थे। समवर्ती सूची वो होता है जो केंद्र और राज्य दोनों आपके उस पर कानून बना सके, और संघ सूची में जो केवल केंद्र सरकार नियम बनाएगी, और प्रांतीय सूची में क्या है कि केवल जो प्रांत होंगे वो इस पर नियम बनाएंगे। तो ये था आपका इसमें किया गया था शक्तियों यानी सूचियों का बंटवारा किया गया था कि कौन किस पे कितना कानून बनाएगा। आपको याद रखना है कि संघ सूची में कितना दिया गया था, तो 59 विषय दिए गए थे, और प्रांतीय में 54 और समवर्ती में 36। ये आपको नोट कर लेना है, ये आपको याद होना चाहिए, ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। अगला है कि वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसी के तहत क्या किया था, वर्मा को अलग कर दिया गया 1937 में। ये डेट आपको याद रखना है, और किस अधिनियम के तहत ये भी आपको नोट कर लेना है। और भारत परिषद का जो अंत कर दिया गया 1 अप्रैल 1937 को ये लागू हुआ था ये अधिनियम, ये भी आपको नोट कर लेना है। जवाहरलाल नेहरू ने इनको कहा था इस अधिनियम को कि ये एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, ये आपको नोट कर लेना है। तो किस अधिनियम के बारे में कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है उसके बारे में कहा है कि ये एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, ये आपको नोट कर लेना है। और भारत के जो संविधान में इसका सबसे बड़ा भागीदार रहा है ये भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये सारे पॉइंट आपको जो भी है आपको नोट कर लेना है, और ये सारे पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, ये सारे बातें आपको नोट कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, आपको कल जो पढ़ाया गया तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए गए थे, आपको नोट कर लेना है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट के तहत लाया गया था, तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। ये जो है 1861 के एक्ट तहत लाया गया था। और क्वेश्चन दूसरा जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी, तो 1909, ये हम पढ़ चुके हैं। 1909 के जो एक्ट था मार्ले मिंटो एक्ट, उसके तहत क्या किया था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाई गई थी। और प्रत्यक्ष रूप से क्या किया था, मुसलमानों को इसमें मुसलमान ही उठेंगे और वोट भी कौन देगा, मुसलमान ही देंगे, ये कहा गया था। और कार्यकारी परिषद की जो शामिल किया गया था पहले भारतीय, उसमें किसे, इसी अधिनियम के तहत, इसमें आपको नोट कर लेना है कि 1909 का अधिनियम था मार्ले मिंटो एक्ट, उसमें जो कार्यकारी परिषद था ब्रिटेन में, उसमें पहले भारतीय कौन चुने गए थे, वो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, ये भी आपको पढ़ चुके हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत कब कर दिया गया, तो ये
1858 के एक्ट जो था, जिस जब ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया यहाँ पे कंपनी पे पूरी तरह से, तो वो कब हुआ था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पूरी तरह से वहीं पे समाप्त कर दिया गया था और इसी अधिनियम के तहत एक सचिव पद लाया गया था और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया था। हम पढ़ चुके हैं। और प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत अभी हम पढ़ चुके हैं कि 1919 के एक्ट जो है उसके तहत क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था और 1935 का अधिनियम इसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। अगला है क्वेश्चन कि राज्य परिषद जो था, अभी हमने पढ़ा है कि जो 1919 का अधिनियम जो था उसमें केंद्र शासन, जो केंद्र सरकार था वहाँ पे क्या किया गया था? केंद्र में द्विसत्तात्मक प्रणाली लाई गई थी। एक तो राज्य परिषद था और एक केंद्रीय विधानसभा था। तो राज्य परिषद में पूछ रहा कि कितने सीट थी? वो था आपका 60 सदस्य थे उसमें, और विधानसभा के जो सदस्य थे उसमें 145 थे। इसको हम निम्न सदन बोलते थे, इसको हम उच्च सदन पढ़ते थे। तो पूछता है कि किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसत्तात्मक प्रणाली लाई गई थी? तो ये आपको बताना है 1919 के अधिनियम के तहत। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कल पढ़ चुके हैं, इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं फ्रेंड। अगला हमारा पॉइंट है क्रिप्स मिशन। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और ये क्यों आया था? तो ये इसमें कहा गया था कि जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय अंग्रेजों का जो था, इंग्लैंड का स्थिति खराब चल रही थी। उसमें यह कहा गया था कि तुम क्या करो, हिंदुस्तानियों कहा था कि हिंदुस्तानियों को हमारे सैनिकों में भर्ती करो ताकि हमारे तरफ से ये लड़े। और उसके बाद से क्या कहा था कि उसके पश्चात हम क्या करेंगे, जब ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा उसके पश्चात हम क्या करेंगे, संविधान सभा का निर्माण करेंगे। ये कहा था संविधान क्रिप्स मिशन के द्वारा। यानी क्रिप्स मिशन 1942 में आया, किस लिए आया था? तो ये कहा था कि आप हमें सैनिक दीजिए ताकि आप हमारे सहायक के रूप में वो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ें। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, जब युद्ध खत्म होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, संविधान सभा का निर्माण करेंगे। क्रिप्स मिशन में कहा गया था। और उसमें जो वायसराय थे वो लिनलिथगो थे और पीएम चर्चिल थे और वायसराय लिनलिथगो थे। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और ये आखिर में क्यों आया था? तो जो दूसरी विश्व युद्ध हो रहा था 1939 से, जब 1900 तो देखिए फ्रेंड्स, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और ये क्यों आया था? तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। उस समय क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन था उसकी स्थिति खराब चल रही थी। तो इंग्लैंड की स्थिति खराब होने के फलस्वरूप इन्होंने कहा था कि जितने भी भारतीय हैं आप हमारे सैनिक में भर्ती करिए और भारतीय क्या करें, हमारे तरफ से लड़े द्वितीय विश्व युद्ध में। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि संविधान सभा का निर्माण करेंगे युद्ध खत्म होने के बाद। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा कहा गया था। और इस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय लिनलिथगो था और पीएम उस समय चर्चिल थे। आपको नोट कर लेना है पॉइंट को। तो आखिर में क्यों आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, किसके लिए? तो भारतीयों को क्या करने के लिए, भर्ती कराने के लिए। और उसके बाद से इसमें यह भी कहा गया था कि भारत के जब युद्ध खत्म होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, संविधान सभा का निर्माण करेंगे। और ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन लाया गया था। उसमें भी वायसराय कौन था? तो लिनलिथगो था। ये आपको नोट कर लेना है। और महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा है। ऐसी दिवालिया बैंक के नाम से भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक कहा है। किसने? तो महात्मा गांधी ने। तो पोस्ट डेटेड चेक पूछता है, पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो क्रिप्स मिशन क्यों आया था ये हम समझ लिए हैं भारत में। और इसने कहा था कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। उसमें वायसराय लिनलिथगो था, पीएम चर्चिल था। अब जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उस समय क्या हुआ कि सेकेंड वॉर खत्म हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था उसकी स्थिति खराब हो गई थी और जो ब्रिटेन की सरकार था वो चेंज हो गया। और उसमें कौन आया? तो उस समय जो सरकार नहीं आई थी लेबर पार्टी की बनी और उसमें उसके पीएम बने एटली। ये भी आपको नोट कर लेना है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद क्या हुआ कि सरकार चेंज हो गई और लेबर पार्टी की सरकार बनी और उसके पीएम बने एटली। ये भी आपको नोट कर लेना है। और संविधान सभा बननी चाहिए इन्होंने कहा था। एटली ने क्या कहा कि संविधान सभा बननी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन लाया गया भारत में और उस समय पीएम कौन थे? तो एटली थे। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये आपको क्वेश्चन बनता है कि जब कैबिनेट मिशन आया था भारत में उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो आपको नोट कर लेना है एटली थे, क्लीमेंट एटली इनका नाम है पूरा। ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये जो है लेबर पार्टी के थे। और ये भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था ये भी आपको नोट कर लेना है। तो कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में आया था। ये आपको नोट कर लेना है। और इसमें 3 सदस्य थे। ये आपको पूछता है क्वेश्चन कि कौन अध्यक्ष था, कौन सदस्य थे, कौन किसका अध्यक्ष था। तो पैथिक लॉरेंस जो थे, ये आप पास से नोट करिएगा PAS से, कि पहले जो थे P से आपको पैथिक लॉरेंस याद रखना है, A से अलेक्जेंडर आपको याद रखना है और S से स्टेफोर्ड क्रिप्स से आपको याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स,
जो पैथिक लॉरेंस थे वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, ये क्वेश्चन पूछता है। और अलेक्जेंडर थे वो नाविक मंत्री थे, और ये जो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स ये व्यापारिक मंत्री थे, ये आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि कैबिनेट मिशन में क्या क्या बातें कही गई थी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इसमें पहली बात है आपको नोट कर लेनी है। इसमें पहला पॉइंट यही है कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना था। प्रति 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट जो आपको निकल के आ रही थी, और टोटल 38.9 करोड़ जनसंख्या थी, उसमें से 389 सीट टोटल निकल के आता है। अब यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसमें चुनाव जो होना था अप्रत्यक्ष रूप से, उसमें टोटल कितने सीट निकल के आई थी? उसमें 389 सीट निकल के आई थी, जिसमें से कुछ मनोनीत किए जाने थे और कुछ सीटों पे क्या होना था? चुनाव होना था। तो 296 सीटों पे क्या होना था? चुनाव होना था अप्रत्यक्ष रूप से। और 93 जो सीट थी जिसे हम देसी रियासत की सीट थी, वहाँ से क्या था? आपको उनको क्या करना था? मनोनीत किया जाना था। तो देसी रियासत के जो राजा थे उनको मनोनीत किया जाना था। उसमें कुल तो 93 सीटें ले गई। जब 389 में से 93 घटाएंगे तो बचे कितना? 296 सीट। 296 सीट पे क्या होना था? चुनाव होना था अप्रत्यक्ष रूप से। उसमें भी 292 सीट को अलग कर दिया गया और 4 सीट को अलग कर दिया गया। अब इसके बारे में हम देखेंगे। 292 जो सीट था ये ब्रिटिश भारतीय प्रांत के थे, जो 11 प्रांत थे वहाँ से चुने गए थे 292 सीट, और 4 जो थे कमिश्नरी जो थे, चीफ कमिश्नरी स्टेट के थे। तो इन सभी बातों को हम डिटेल में देखेंगे। 389 टोटल सीट था, उसमें से ब्रिटिश प्रांत से कितने वोट थे? 292। देसी रियासतों को कितना नॉमिनेट किया जाना था? 93 था। और कमिश्नरी क्षेत्र पे जो था वो कितने स्टेट थे? वो उस पर सीट 4 थे। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा उसमें कौन कौन से 4 कमिश्नरी स्टेट थे, इसको भी हम यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो कमिश्नरी स्टेट था 4, वो आपको नोट कर लेना है। ABCD से आपको टिक्स याद रखना, ABCD। तो A से हो जाएगा आपका अजमेर, उसको हम मेरवाड़ भी बोलते हैं। B से हो जाएगा बलूचिस्तान, C से हो जाएगा कुर्ग, D से हो जाएगा दिल्ली। तो ये था आपका 4 कमिश्नरी स्टेट, जहाँ से आपको 4 जो है सीटें निकल के आ रही थी, और 292 जो सीटें हैं वो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से निकल के आ रही थी। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं कि चुनाव के परिणाम क्या रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, कांग्रेस को जो है 296 सीट पे जो चुनाव हुए थे अप्रत्यक्ष रूप से, उसमें जो कांग्रेस को जो सीट मिली थी 208 मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, और अन्य को 15 सीटें मिली थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीटें मिली थी। और मुस्लिम लीग हार सहन नहीं कर पाया और उसने क्या किया? 16 अगस्त को 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो 208, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अन्य को 15 सीटें मिली थी। अब और ये भी नोट कर लेना कि संप्रदाय के आधार पर 3 सदस्यों को बांटा गया था, यानी सामान्य वर्ग की कितनी संख्या थी? तो 213। मुस्लिमों की कितनी संख्या थी? तो 79 थी, और सिखों की 4 संख्या थी। ये भी आपको नोट कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सामान्य वर्ग को कितनी संख्या मिली थी? तो सामान्य वर्ग की जो संख्या थी वो 213 थी, मुस्लिम की 79 संख्या थी, और सिख की 4 संख्या थी। अब देख लेते हैं कि विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व के आधार पर कितनी सीटें बांटी गई थी। तो देखिए फ्रेंड, जो अनुसूचित जाति के थे वो 26 सदस्य थे। इसमें अनुसूचित जाति का पूछता है कितने सदस्य थे? तो 389 आपकी जो सीट थी उसमें से जो अनुसूचित जाति के सदस्य थे 26, और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे, और महिला सदस्य थी 15। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। अनुसूचित जाति के कितने सदस्य थे? 26, अनुसूचित जनजाति के 33 और महिला वर्ग की 15 सदस्य थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बनता है कि कितने महिला सदस्य थी 389 पूरे सीट में? तो वहाँ आपको नोट कर लेना है 15 सदस्य थी। अब कौन कौन सी महिलाएं थी इनके बारे में भी हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना कि कांग्रेस की पहली महिला सदस्य एनी बेसेंट थी। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि 15 महिलाएं कौन कौन थी। तो पहला आपको नोट कर लेना है सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू के बारे में आपको ये नोट कर लेना है कि ये पहली, आपको इसमें महिला में जो 15 महिलाओं में से पहली महिला आपको नोट करना है सरोजनी नायडू, और यह बिहार से सदस्य थी। ये कहाँ से सदस्य थी? तो बिहार से। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी जो कानपुर 1925 से क्या थी? अध्यक्षता की थी। और इन्होंने उत्तर प्रदेश में ये पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं सरोजनी नायडू। और इनकी पुस्तक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इनकी बुक है। और 13 फरवरी जो है इन्हीं के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। तो राष्ट्रीय महिला दिवस किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है?
तो इन्हीं के उपलक्ष्य में सरोजिनी नायडू के 13 फरवरी को मनाया जाता है। और इनकी पुस्तक क्या है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी पुस्तक है। और यह महिला राज्यपाल रह चुकी हैं, पहली महिला राज्यपाल जो कि उत्तर प्रदेश से थी। तो सरोजिनी नायडू होगी पहली। अब देख लेते दूसरी महिला कौन थी, तो 15 सदस्यों में से दूसरी महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित। इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो UN महासभा की विश्व में पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं विजय लक्ष्मी पंडित, इनके बारे में आपको नोट कर लेना है। तीसरी महिला कौन थी, जो हमने ट्रिक लगाया, ये इंपॉर्टेंट है, जो पहले आपको इसमें दिख रहा है PDF में, वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। सुचेता कृपलानी, ये यूपी की फर्स्ट महिला CM रह चुकी हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। एनी मस्करीनी थी आपके चौथी महिला, त्रावणकोर जो केरल थी वहाँ से सदस्यता ली थी। और रेणुका रे जो है बंगाल से थी। और अम्मू स्वामीनाथन मद्रास की सदस्यता रही। और 8 मार्च 1975 को इनको मदर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो छठी हो गई अम्मू स्वामीनाथन। और अगला देख लेते हैं राजकुमारी अमृत को, यह भी जो थे यूपी की थी और पहली कैबिनेट महिला मंत्री रह चुकी हैं, ये हेल्थ मिनिस्टर रह चुकी हैं। और WHO में 1950 में क्या थी, ये अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। पूर्णिमा बनर्जी जो 8वीं महिला है, पूर्णिमा बनर्जी, और यह यूपी से ये भी थी। और मालती चौधरी जो है उड़ीसा से थी। लीला राय जो है, लीला राय बंगाल से थी। और बेगम एजाज रसूल, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि जो 15 महिलाओं थी, जो 15 महिलाएं थी उनमें से जो 15 महिलाएं थी उनमें से कौन एकमात्र जो थी मुस्लिम महिला थी, तो वो थी बेगम एजाज रसूल। ये इंपॉर्टेंट है। तो 15 महिलाओं से एकमात्र महिला जो मुस्लिम थी वो थी बेगम एजाज रसूल। अगला है दक्षिणायणी वेलायुदान जो है, ये मद्रास से थी। और 13वां जो महिला थी वो दुर्गाबाई देशमुख थी, जो मद्रास से थी। हंसा मेहता पूछता है, हंसा मेहता कहाँ से थी, तो बम्बई से थी। और 15वीं महिला कमला चौधरी। तो ये आपका टोटल 15 महिला थी, इनके बारे में आपको नोट कर लेना है और ये आपको याद होना चाहिए। तो पहले हमने सरोजिनी नायडू, दूसरा विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, एनी मस्करानी जो है, रेणुका रे, अम्मा स्वामीनाथन, और राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी, लीला राय, बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल पहली एकमात्र महिला मुस्लिम रही थी उसमें। और दक्षिणायणी वेलायुदान जो थी मद्रास से थी। दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता और कमला चौधरी। ये टोटल आपके 15 महिलाएं थी, ये आपको नोट कर लेना है और याद होना चाहिए। आपको जो टिक लगाए वो तो आपको याद ही होना चाहिए। जैसे कि हंसा मेहता कहाँ की थी, मुंबई की थी। और बेगम एजाज रसूल जो थी एकमात्र मुस्लिम महिला थी। इस तरह से फैक्ट यहाँ से बनते रहते हैं। और टोटल 15 महिलाएं थी, ये आपने पढ़ लिया है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स की एक नोट करके लिखिएगा कि जो महात्मा गांधी हैं ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये भी आपको नोट कर लेना है। जो संविधान सभा की गठन हुई थी उसमें महात्मा गांधी नहीं थे, यानी उसके सदस्य नहीं थे, ये आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट, आपको देख लेना है कि संविधान जो भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण फ्रेंड्स टोटल 12 सत्रों से हुई थी। यानी जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ था उसमें टोटल 12 सत्र हुई थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो 12 सत्र हुआ था टोटल। अब देख लेते हैं कि पहली बैठक देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था उसमें पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 की। और उसमें अस्थायी जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ नेता थे वहाँ के, तो इसलिए इनको क्या बनाया था, अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया था, अध्यक्ष बनाया गया था। और ये भी नोट कर लेना है कि जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें जो है हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था और उपसभापति जो थे फ्रैंक एंथनी थे। ये छुपा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको नोट कर लेना है। तो फ्रैंक एंथनी क्या थे, जो पहली बैठक हुई थी उसमें उपसभापति थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था पहली बैठक में। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको नोट कर लेना है। अगला देख लेते हैं, जो तीसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। देखिए फ्रेंड, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11, 12, 13 ऐसे लगातार बैठक हुई थी। तो क्वेश्चन बनता है कि जो 9 दिसंबर की थी पहली बैठक थी, 11 को तीसरी थी, और 13 को जो थी जिस दिन आपके प्रस्तावना जो उद्देश्य प्रस्ताव था जो पेश हुआ था वो 5वीं बैठक थी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो तीसरी बैठक देख लीजिए 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। हमने बताया पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक हुई थी दूसरी 10 दिसंबर 1946, और तीसरी जो है 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा कि उपाध्यक्ष इसमें कौन बनाए थे, तो HC मुखर्जी को क्या बनाया था, यहाँ पे उपाध्यक्ष बनाया गया था। और संवैधानिक सलाहकार जो है VN राव को बनाया गया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो VN राव थे। और जो दूसरी बैठक हुई थी, सॉरी तीसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को,
जिसमें अस्थायी रूप से किसको अध्यक्ष बनाया गया था, तो अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया था। उसमें उपाध्यक्ष जो थे एस.सी. मुखर्जी थे। ये भी छुपा हुआ क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेना है। पांचवी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, तो वो 13 दिसंबर 1946 को किए थे, और वो जो है संविधान सभा की पांचवी बैठक थी। और जो पारित हो गया था कब, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ये भी आपको नोट करना है। पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, और पारित कब हो गया था, 22 जनवरी 1947 को। ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि संविधान सभा जो है पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 हम जान चुके हैं। जो पहला सत्र है 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 को चला था, और हमने बताया कि टोटल 12 सत्र हुए थे। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो टोटल 12 सत्रों में क्या हुआ था, आपका संविधान सभा का निर्माण हुआ था। और जो अंतिम जो था बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये भी आपको नोट कर लेना है। जैसे कि हमने पहला बैठक कब देखा, पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसी प्रकार से अंतिम बैठक जो थी संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का क्या हुआ था, ग्रहण किया गया था आपके संविधान में। और 22 जुलाई 1947 को तिरंगा जो था राष्ट्रीय ध्वज को क्या हुआ, अपनाया गया था भारत के संविधान में। और राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था भारत के संविधान में। ये सारे फैक्ट है, आपको डेट और जितने भी पॉइंट इसमें लिखे हैं आपको याद होना चाहिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रारूप समिति के बारे में जान लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे हम पांडुलेखा समिति भी कहते हैं, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना है। सबसे पहले कि इसका जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसका जो बैठक है, उसका जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसके प्रमुख सदस्यों के बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड, टोटल 7 सदस्य थे, 1+6, जो एक जो थे उसमें अध्यक्ष थे, बाकी अन्य सदस्य थे। तो डॉक्टर भीमराव जो थे अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो, देखिए फ्रेंड्स, 1+6 के रूप में हम लिखेंगे, एक अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसमें के अध्यक्ष थे, और अन्य 6 सदस्य थे। इसी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या हो गए, अध्यक्ष हो गए। एन गोपाल स्वामी अयंगर ये थे सदस्य। अल्लारी कृष्ण अय्यर स्वामी भी सदस्य थे। और डॉक्टर के.एम. मुंशी जो थे ये एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे। ये भी आपको नोट कर लेना है। जो टोटल 7 सदस्य थे उसमें से एकमात्र जो कांग्रेस के सदस्य कौन थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी आपको नोट कर लेना है। सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो थे ये आपके हो गए इसके सदस्य। और एन माधव राव जो थे वो बी.एल. मित्र के स्थान पे आए थे, क्योंकि उनकी जो थे स्वास्थ्य खराब हो गई थी, इसीलिए बी.एल. मित्र के जगह पे एन माधव राव को वहाँ पे मनोनीत किया गया। टी.टी. कृष्णचारी जो है ये जो 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद इनको मनोनीत किया गया था। डी.पी. खेतान, सॉरी, टी.टी. कृष्णचारी जो है किसके स्थान पे आए थे, डी.पी. खेतान पे। और बी.एल. मित्रा के स्थान पे आए थे एन माधव राव। ये सारे इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट नोट कर लेना है। तो टोटल 7 सदस्य थे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्टर के.एम. मुंशी जो है एकमात्र कांग्रेसी सदस्य इसमें शामिल हुए थे। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और अन्य सदस्य जो थे उसमें से जो बी.एल. मित्र के स्थान पे कौन आए थे, वो आपके आए थे एन माधव राव। और डी.पी. खेतान की मृत्यु जो 1948 में हुई थी, उनके स्थान पे किसको मनोनीत किया गया था, तो टी.टी. कृष्णचारी को। तो 1+6 के इसमें टोटल सदस्य थे, यानी 7 सदस्य थे। तो पहला इसमें अध्यक्ष आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और बाकी जो है आपको सदस्य आपको याद रखना है। इसके ट्रिक भी है, अम्बेडकर आएंगे माधव मित्र मुंशी कृष्ण के साथ खेत पर गाय चराने। ये आपका ट्रिक है, आपको नोट कर लेना है। तो अम्बेडकर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे। आएंगे से मतलब हो जाएगा डॉक्टर गोपाल स्वामी अयंगर। माधव से जो एन माधव राव है वो माधव हो जाएंगे। मित्र बी.एल. मित्र, यानी बी.एल. मित्र के जगह पे कौन आए थे, माधव राव आए थे, क्योंकि बी.एल. मित्र की स्वास्थ्य खराब हो गई थी, उनके स्थान पे एन माधव राव की नियुक्ति की गई थी, मनोनीत किया गया था। उसके बाद से मुंशी के.एम. मुंशी हो गए। और यह जो है एकमात्र जो है मुंशी से के.एम. मुंशी आप याद रखना है। और यह जो है एकमात्र कौन थे, कांग्रेसी सदस्य थे, टी.टी. कृष्णचारी। और ये किसके स्थान पे आए थे, तो ये भी आपको डी.पी. खेतान के स्थान पे आए थे। और ये आपको याद रखना है 7, यानी ये जो थे आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये भी आपको नोट कर लेना है। और टी.टी. कृष्णचारी हो गए, डी.पी. खेतान के स्थान पे आए थे। और ये सब आपके इम्पोर्टेंट सदस्य हैं, और ये सब आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए, आपको नोट कर लेना होगा। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट हमारा, संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है, जैसे पूछता है कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ भी संघ दिखे वहाँ आपको
पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगाना है। जैसे संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष और संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू है। उसी प्रकार जो है प्रांतीय आपको दिखे, जहाँ प्रांत दिखे वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगाना है। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछे तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल लगाना है। तो यहाँ पे देखिए एक मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, ये समिति है, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति, ये डिफरेंट है दोनों में, समिति और उप समिति। तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं अगला पॉइंट है आपका मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति, ये अलग अलग है। तो मूल अधिकार उप समिति जब पूछे उसके अध्यक्ष JB कृपलानी को लगाना है और अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष लगाना है आपको HC मुखर्जी, ये भी आपको नोट कर लेना है। मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी। ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है और ये है फैक्ट के तौर पे आपको याद रखना है। और झंडा, रियासत और संचालन और नियम समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो नियम बनाएगा वही संचालन करेगा झंडा समिति, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, पहले जो थे आपके ये राष्ट्रपति हुए थे, तो ये नियम बना सकते। उसी प्रकार से आपको याद रखना है, नियम भी बनाएंगे, संचालन भी करेंगे, रियासत को भी देखेंगे और झंडा भी फहराएंगे। इसी प्रकार से आपको याद रखना है ताकि आपको किसी तरफ से क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में दिखे तो आप उसको लगा सकें। तो आपको याद रखना है। आप देख लेते हैं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके डेट हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा यहाँ पे 16 मई 1949 राष्ट्रमंडल जो सदस्य बनाया गया था भारत को, यानी जो भारत है वो राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था, 16 मई 1949 को कॉमनवेल्थ का सदस्य बना था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया, इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। 26 नवंबर 1949 और यह जो था 11वां सत्र की बैठक हुई थी यहाँ पे और संविधान निर्माण के पूर्ण हो गया था यहाँ पे, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के पूर्ण हो गया था। उसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन टोटल लगे थे और 26 नवंबर को विधि दिवस और संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर जो था 26 नवंबर 1949 इस दिन जो है आंशिक रूप से क्या होता संविधान को लागू भी कर दिया गया था और उसमें टोटल 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे 16 नवंबर 1949 को, क्योंकि इसी दिन पूरी तरह से क्या हुआ था कि पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था, लेकिन आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान को। और इसीलिए जो था जब 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, इसीलिए इसको 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस या फिर कहें विधि दिवस मनाया जाता है। इसीलिए आप देख लेते हैं फ्रेंड्स, नोट करके लिखिएगा 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद, अभी हमने बताया था कि 16 अनुच्छेद के साथ आंशिक रूप से लागू किया गया था। और आर्टिकल कौन कौन से थे, तो 15 अनुच्छेद तो ऐसे थे और एक 394 अनुच्छेद था, यानी 15 अनुच्छेद और 394 अनुच्छेद के साथ, यानी टोटल 16 अनुच्छेदों के साथ 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो संविधान दिवस या फिर क्या विधि दिवस मनाया जाता है। अगला है कि 24 नवंबर 1949 की अंतिम बैठक हुई थी। इस प्रकार 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। उसी प्रकार 24 जनवरी और 1950 को 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। और इसी दिन क्या हुआ कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था संविधान में, और देश के पहले जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था इसी दिन। तो क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उसी दिन इनको क्या हुआ था, चुनाव हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो इसीलिए आपको नोट कर लेना है। और पहले राष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसी दिन जो है राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक में। और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले राष्ट्रपति बने थे। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, उनका चुनाव हुआ था। और चुनाव होने के कारण यानी निर्वाचित होने के कारण क्या है कि भारत एक प्रकार का गणतंत्र दिवस है। जो राष्ट्राध्यक्ष होता है किसी भी देश का, अगर उसका निर्वाचन होता है, इसलिए उस देश को क्या माना जाता है, गणतंत्र माना जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। जिस भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को चुनाव होता है या फिर निर्वाचित किया जाता है तो उस देश को क्या माना जाता है, रिपब्लिक आपको कंट्री माना जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये भी देखिए फ्रेंड कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, इसके पीछे क्या कारण था, तो नोट करके लिखिएगा कि 1929 में क्या हुआ था कि लाहौर के अधिवेशन में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उसमें अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या किया था
कि पूर्ण स्वराज की मांग की थी और क्या हुआ था, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था पूर्ण रूप से। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो और जो भी हमने बताया आपको समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।